हम लोग वन बाय वन आज पूरा फिजिक्स का ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। कोई डिटेल में नहीं पढ़ाने वाले हैं, सिर्फ ओवरव्यू क्लास है, ठीक है। ये क्लास एमडीपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन डीएनबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो तो आज तो भैया क्वेश्चन यह है, एक हो रहा है ना, क्वेश्चन यह है कि वर्क क्या होता है, ये वर्क डन कब कहेंगे कि बॉडी में वर्क हुआ है। तो बोले तब कहेंगे जब उस बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा हो, जब उस बॉडी पे क्या लग रहा हो, कोई फोर्स लग रहा हो और वो बॉडी क्या हो, डिस्प्लेस हो गया हो, अपने जगह से दूसरे जगह पे चले गया हो। तो सपोज करो कि ये तुम्हारा एक बॉडी है और इस पे तुम फोर्स लगाए, और फोर्स लगाने के पास ये जो बॉडी है यहां से चल के यहां पहुंच गया, यहां आ गया, तो क्या बोलेंगे, बॉडी में कुछ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो जब भी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा, जब भी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा तो बोलेंगे कि वर्क हुआ है। जब भी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या बोलेंगे, वर्क हुआ है। विदाउट डिस्प्लेसमेंट हम लोग नहीं बोलेंगे वर्क हुआ। यदि किसी बॉडी में फोर्स लगा रहे हो, दीवार है उस पर मार लात हिला दिए हो, लेकिन दीवार टस से मस्त नहीं हो रहा है, तो बोलेंगे वर्क डन बाय यू ऑन द वॉल इज 0। बात समझ में आया। वर्क डन होने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो वही बात लिखा हुआ है यहाँ भैया, एक बॉडी है उसमें यदि डिस्प्लेस हो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, दैट मींस वन पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे चला जा रहा है, एक जगह से दूसरा जगह चला जा रहा है। और डिस्प्लेसमेंट तब होगा, मोशन तब होगा जब उस पर फोर्स लग रहा होगा। तो सिंपली डिफिनेशन क्या है, बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय द अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, देन वी कॉल इट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। उस सिस्टम में क्या हुआ है, वर्क हुआ है। बात क्लियर है। हिंदी में लिखा हुआ है, जिसको हिंदी से इंग्लिश समझ में नहीं आता हिंदी में पढ़ लेगा, ठीक है। फिर आगे में क्या लिखा हुआ है भैया कि इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस s, मतलब बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट s हुआ है। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस यदि वन डायमेंशन का बात करें तो सेम होता है। तो यदि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस यहां लिखते ज्यादा बेटर रहता, डिस्प्लेसमेंट। यदि किसी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट s हो रहा है और उसमें फोर्स F लग रहा है, तो बोलेंगे वर्क कितना होगा, तो वर्क होगा Fs cos थीटा। कितना होगा, Fs cos थीटा। सिंपली हो क्या है, सपोज करो कि ये बॉडी है, ये बॉडी है और इस पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है F, इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है F, और यह जो बॉडी है ये क्या किया, अपना क्या किया, चेंज कर लिया, ठीक है। और ये बॉडी यहां से चल करके यहां पहुंच गया, और ये कितना दूरी तय किया है, ये दूरी तय किया S। या सिंपली बोलो कितना विस्थापन हुआ है, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो S हुआ है। तो यदि दोनों का डायरेक्शन सेम है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों का डायरेक्शन सेम हो, दोनों का डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, देख रहा है दोनों का डायरेक्शन, तीर का चिन्ह से देखो, ये दोनों का डायरेक्शन सेम हो, तो सिंपली बोलेंगे वर्क का डेफिनेशन क्या है, तो वर्क है भैया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। लेकिन यदि सपोज करो कि वर्क जो तुम्हारा, सपोज क्या करना है भैया कि तो इस केस में क्या देख रहे हैं कि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन सेम है, तो सिंपली क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क। लेकिन इन जनरल केस में सपोज करो ये ब्लॉक है और फोर्स इधर लगा रहे हैं, फोर्स इधर लगा रहे हैं, जैसे किसी ट्रॉली बैग है, सपोज ये ट्रॉली बैग है और इसको एक हाथ से खींचे, तो ट्रॉली का देखता है ना, डंटी ऐसा ही रहता है, होता है ना, तो इस प्रकार खींच रहे हैं, और ये सपोज करो कि ये यहां से एंगल थीटा बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है, किससे, ग्राउंड से एंगल जो फोर्स है वो थीटा बना रहा है। तो इस कंडीशन में बोलेंगे कि वर्क क्या होता है, वर्क होता है F फोर्स डिस्प्लेसमेंट S, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो cos थीटा यहां लगा देंगे, ठीक है। ये समझ में नहीं आ रहा है तो रट लो, नहीं समझ में आ रहा है तो रट लो। मेनली तो बस ये देखना है कि वर्क का फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत, ठीक, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन ओनली डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम। क्या होगा भैया, सेम होगा। बात समझ में आया। डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जब सेम होगा, सिंपली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क कहलाएगा। ये डायरेक्शन सेम ना होकर के कुछ फोर्स कुछ एंगल थीटा बना रहा हो हॉरिजॉन्टल से, दैट मींस ग्राउंड से, तो उस समय वर्क का फॉर्मूला Fs cos थीटा हो जाएगा, ठीक। अब ये cos थीटा क्या है, ये क्या तो जानने की जरूरत नहीं है, बस याद कर लो।
एक cos थीटा काहे दिए हैं, इसको जानने के लिए थोड़ा सा समय का वेट करो, 11th में हम बता देंगे। और वैसे भी हम तुम लोगों को बताए थे, एक बार बताए थे ना। तो वैसे किसी और दिन जब हम अपना क्लास लेंगे वर्क का, उस दिन तुमको समझाएंगे। दिस क्लास इज टोटली बेस्ड ऑन एलिमेंट्री क्लासेस, ठीक है। तो एलिमेंट्री क्लासेस से क्लास 9th में नहीं पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 9th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे cos थीटा का वर्णन ट्रिग्नोमेट्री में होता है। तो नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस इतना तो समझ रहे हो ना भैया, वर्क क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, बस ये समझ जाओ। यदि फोर्स एंगल बनाता है तो फोर्स इक्वल टू एफ cos थीटा होता है, और इस cos थीटा का वैल्यू हर एंगल पे डिफरेंट होता है, वो अभी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ बात करें, यही एफ cos थीटा बोलते हैं, और यहाँ पे यहाँ लिखे है ना एफ डॉट एस, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट है। तो क्या है, छोड़ दो, उतना दिमाग मत लगाओ। यूनिट के बारे में बात करें, यूनिट इसका क्या होता है, जूल होता है, और ये क्या है, न्यूटन मीटर। देखो फोर्स वर्क का डिफिनेशन क्या बताएं, वर्क इक्वल टू बताएं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और इसका डिस्प्लेसमेंट किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। तो क्या, न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर बराबर कितना, तो इसका एक जो साइंटिस्ट है जूल, उसके नाम पे दे दिया कि 1 न्यूटन मीटर, यदि 1 न्यूटन फोर्स लगे, 1 न्यूटन, सॉरी क्या लिख दिया, यदि 1 न्यूटन फोर्स लगाओ, ये इस पे कितना फोर्स लगाओ, जैसे बडी है, मानो ये बडी है, ठीक है, इस पे कितना फोर्स लगाए हैं, 1 न्यूटन, और यदि 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाए, इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाए, 1 मीटर। यदि 1 न्यूटन फोर्स लगाए और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाए, 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और 1 मीटर ये घसक गया, डिस्प्लेस हो गया, तो कहेंगे इसमें होने वाला काम कितना है, वो हुआ है 1 जूल। कितना बोलेंगे, होने वाला काम क्या है, 1 जूल। SI यूनिट ऑफ वर्क, तो क्या बोलोगे आंसर, इसका होता है जूल आंसर। क्या होगा आंसर, जूल, या इसको बोल सकते हैं न्यूटन मीटर। क्या बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर। पंखा चलाना है, तुम लोग चलाना है, ठीक, न्यूटन मीटर, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या हो गया, जूल या न्यूटन मीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक, ऐसी नहीं, ठीक है। अब यहां बात आ रहा है पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, जीरो क्या होता है। देखो सिंपली समझो, दो हम क्या बताएं, वर्क का फॉर्मूला बताएं Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। अभी cos थीटा क्या होता है, अभी फॉर टाइम मत समझो, बस इतना समझो कि cos थीटा का वैल्यू किस किस एंगल पे कितना होता है। यदि एंगल 0 डिग्री हो, यदि एंगल थीटा क्या है, यहाँ पे ये थीटा दिख रहा है, ये थीटा, सो क्या पढ़ते हैं थीटा, ये क्या है, एंगल है, ये क्या है, एंगल है। एंगल किसके बीच में, जैसे वर्क ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया फोर्स, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या बोल रहे हैं, इसको थीटा बोल रहा है, ठीक। अब तुम समझो, बस इतना तुम बस जानो, यदि तुम्हारा एंगल थीटा जो है एंगल 0 डिग्री है, उस समय cos थीटा का वैल्यू होता है +1। कितना होता है, +1। यदि cos थीटा 90 डिग्री होगा, cos थीटा 90, इसका वैल्यू होता है 0। यदि cos थीटा 180 डिग्री होगा, इसका वैल्यू होता है -1। इतना समझ में आ रहा है, ये तीनों का वैल्यू हम बता दें। cos थीटा ये 0 डिग्री होगा, थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, थीटा ये 0 डिग्री है, तो क्या हो रहा है भैया 1, थीटा 90 है तो हो रहा है 0, थीटा 180 है तो हो रहा है -1। अब देखो इसका मतलब क्या है, थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है, 0 डिग्री का मतलब क्या है, 0 डिग्री का मतलब, हम बात करें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली है कि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। इसका क्या मतलब है, फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, ठीक, क्लियर। थीटा यदि 90 डिग्री है, 90 डिग्री, इसका मतलब है कि 90 डिग्री, कि फोर्स यदि ऐसे लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है। इन दोनों के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच में एंगल कितना है, 0 है। इन दोनों के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच में एंगल कितना है, 90 है। और यदि थीटा 180 डिग्री हुआ या 180 डिग्री, दैट मींस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है। दैट मींस इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दिख रहा है। फोर्स यदि एंगल 0 है, एंगल 0 का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन सेम है। एंगल 90 है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री पे एंगल है। यदि एंगल 180 डिग्री है, इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन अपोजिट है। क्लियर है, चलो यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, यहाँ पे हम जल्दा है, ठीक क्लियर है। यहां तक हम क्या बोले कि cos 0 डिग्री वैल्यू +1, वैल्यू +1, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है एफ एस cos थीटा, थीटा 0 डिग्री ले लेते हैं, इसका वैल्यू हो गया +1। यदि फोर्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट भी क्या कर दिया है पॉजिटिव। देखो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव गुना पॉजिटिव गुना पॉजिटिव, तो क्या वर्क पॉजिटिव आएगा। यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पॉजिटिव है और एंगल 0 है, दैट मींस cos थीटा भी क्या आएगा पॉजिटिव +1 आएगा, दैट मींस सब पॉजिटिव, दैट मींस वर्क क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। और एंगल 0 का क्या मतलब होता है कि फोर्स जो है तुम्हारा पैरेलल है किसके डिस्प्लेसमेंट के, तो वर्क पॉजिटिव कब होगा, यही लिखा हुआ है पॉजिटिव वर्क मींस क्या क्या फोर्स इज पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव वर्क का क्या मतलब होगा, पॉजिटिव वर्क का सिंपली मतलब है फोर्स किसके पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। व्हेन ए हॉर्स कार्ट पुल ए ऑन अ लेवल ग्राउंड, एग्जांपल दिया है कि घोड़ा गाड़ी एक समतल में घोड़ा खींच रहा है, जैसे घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा खींच रहा है, तो जिधर घोड़ा बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल हो गया घोड़ा गाड़ी घोड़ा को खींच रहा है, उसमें कैसे एग्जांपल है पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल है, ठीक है। बोलता है एक बॉडी इज फॉल फ्री अंडर द ग्रेविटेशनल पुल, एक बॉडी यदि फ्री फॉल हो रहा है ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो देखो क्या हो रहा है, बॉडी है यहाँ से और ये ऊपर से नीचे गिर रहा है ऐसा, तो देखो फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है जी mg लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है, और आ भी कैसे रहा है नीचे ही आ रहा है, आ भी कैसे रहा है नीचे ही, धरती से इसको छोड़े तो धरती इसको नीचे की ओर खींच रही है ना, तो फोर्स किधर लग रहा है नीचे की ओर लग रही है, फोर्स नीचे की ओर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है नीचे की ओर, दोनों डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन से पॉजिटिव वर्क, डायरेक्शन से पॉजिटिव वर्क, बस इतना याद रखना। तो ये भी दोनों एग्जांपल हो गया, ठीक। यहाँ देखो फोर्स जिधर लग रहा है, फोर्स जिधर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट में उसी डायरेक्शन में हो रहा है पॉजिटिव वर्क, ठीक, कोई दिक्कत। चलो ठीक, नेगेटिव वर्क क्या होगा भैया, देखो हम क्या बताए एंगल 0 है, एंगल 0 पे cos थीटा पॉजिटिव, cos थीटा पॉजिटिव मतलब वर्क पॉजिटिव, एंगल 0 का मतलब कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, डायरेक्शन विल बी सेम, ये बोले। अब इसमें क्या एंगल नेगेटिव, यदि डायरेक्शन सेम हो तो पॉजिटिव, डायरेक्शन अपोजिट हो तो नेगेटिव, डायरेक्शन अपोजिट हो तो नेगेटिव। इसमें मतलब वर्क नेगेटिव कब होगा, जब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है, वही लिखा हुआ है कि नेगेटिव वर्क मींस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक, क्लियर है। चलो एग्जांपल, ए पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जैसे एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो दोनों में क्या होगा रिपल्सन होगा, दोनों में रिपल्सन होगा मूव करवाएं किधर पॉजिटिव चार्ज की ओर, इस पॉजिटिव चार्ज को किधर मूव करवाए हैं पॉजिटिव चार्ज की ओर, इधर जा रहा है, ठीक है। तो इसे ठीक है समझा, ये पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, दैट मींस इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है बता तो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, इधर जा रहा है, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, और फोर्स किधर लग रहा है इधर लग रहा है, क्योंकि दोनों सेम चार्ज होगा तो रिपल्सन होता है, तो फोर्स ऐसे लगता है रिपल्सन हो रहा है। तो ये जो एग्जांपल हो गया किसका एग्जांपल हो गया नेगेटिव वर्क का एग्जांपल हो गया, ठीक है। आगे एग्जांपल दिया व्हेन ए बॉडी इज स्लाइड ओवर द रफ सरफेस, ठीक है, जैसे मतलब एक रफ सरफेस है, ऐसा सरफेस है सपोज और इसमें एक बॉडी है ऐसा और ये नीचे जा रहा है, तो जब बॉडी नीचे जाता है तो फ्रिक्शन उसका अपोजिट लगता है, फ्रिक्शन इसका अपोजिट लगता है, तो वर्क बाय द फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि दो फोर्स इधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट इधर आ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का तो कहेंगे क्या वर्क नेगेटिव है। दो बात बताएं, वर्क क्या होता है, वर्क पॉजिटिव कब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों डायरेक्शन सेम हो, वर्क नेगेटिव कब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो, क्लियर है। चलो यहाँ पे देखो फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो डायरेक्शन तो फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, इसका मतलब इसमें जो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है इसमें इसका मतलब वर्क जो होगा क्या होगा नेगेटिव होगा, बात क्लियर है, वर्क क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो बताएं क्या क्या, तो समरी कर देते हैं, यदि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ से वर्क क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, वर्क क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। यदि तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन अपोजिट है
फोर्स डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इस यहाँ से वर्क क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, वर्क क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कोई दिक्कत? ठीक। अब डिस्प्ले क्या, इफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, देखो क्या हो, हम बताए थे वर्क का फॉर्मूला क्या बताते हैं, एफ एस कॉस थीटा, और हम बताए थे कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, कॉस 90 0, डेट मीन यहाँ कॉस 90 थीटा है, तो W का यदि एफ एस और कॉस 90 पुट कर देते हैं तो कॉस 90 क्या 0, टोटल 0 हो जाएगा। देखो तो कॉस 90 का क्या मतलब है, कॉस 90 का मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कॉस 0 कब होगा, जब तुम्हारा फोर्स इज परपेंडिकुलर टू योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। या दूसरा और क्या कंडीशन हो सकता है वर्क 0 का, फोर्स लगा है डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, या फोर्स ही 0 है, या तो फोर्स 0 है, देखो तुम वर्क का क्या होता है, वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा, या तो ये फोर्स 0 हो जाए, या डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, या ये वाला 0 हो जाए, इस तीनों टर्म में से कोई एक टर्म 0 हो जाएगा तो वर्क 0 हो जाएगा। तो वही बात बोला है। और जो कॉस थीटा 0 कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, दैट मींस एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, ठीक। तो वही बात, फोर्स यदि डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर हो, एक बात, या तो फोर्स ही 0 हो जाए, 2 बात, या डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, 3 बात, तीनों केस में वर्क 0 होगा। बात करो कोई दिक्कत? 3 बात बताएं, वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होगा, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होगा तो वर्क नेगेटिव होगा, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? ये फोर्स है, ये दोनों ऐसे पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल, ये मान लो ये फोर्स क्या है, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये पैरेलल है तो पॉजिटिव, ये 90 डिग्री हो जाए से नेगेटिव, उल्टा कैसे उंगली टूट जाएगा, ठीक है। चलो तो ये क्या हुआ क्या कि एक बॉडी इज मूव इन सर्कुलर पाथ विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, दो इस क्या हो रहा है ना, देखो एक क्या हुआ, देखो जब ये स्ट्रिंग है, इसको जब रोटेट कर रहा है, जब इसको रोटेट कर रहा है तो यहां पे देखो रुक तो क्या हुआ, ये तुम्हारा था और इसके अंदर यहाँ रुद्राक्ष लगा हुआ था और ये ऐसे रोटेट कर रहे थे, तो दो तो तुम्हारा फोर्स जो है ना वो रस्सी में लग रहा था, रस्सी में इधर फोर्स लगता है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा था, तो बॉल ये इधर जा रहा था, ठीक है। तो तुम देखो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स डायरेक्शन एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो बोलेंगे जब भी सर्कुलर पाथ पे वर्टिकल मूव करेगा तो उसमें जो वर्क डन बाय दी सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं इसको, छोड़ो उतना टर्म याद मत रखो, सिंपली बस इतना सर्कुलर पाथ पे बॉल मूव करेगा तो उसमें वर्क क्या होगा, 0 होगा। यदि सर्कुलर पाथ पे बॉडी इज मूव्ड ऑन अ सर्कुलर पाथ विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग तो वर्क क्या हो तुम्हारा, 0 होगा। बात क्लियर है? दूसरा बोलता है एक पुली है, ट्रेवल कर रहा है प्लेटफॉर्म, लोड ऑन द हेड, मतलब माथा पर रख दिया है कुछ सामान और वो आगे चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आगे हो रहा है, और कुल्ली पे जो भार है वो कहाँ लग रहा है, नीचे की लग रहा है। देखो ये पुली है, पुली पे जो फोर्स लग रहा है नीचे को लग रहा है, ग्रेविटी का रहा है, और पुली क्या हो रहा है, पुली आगे जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों बीच में एंगल कितना है, 90 है, 90। तो एंगल यदि 90 हो जाए, थीटा यदि 90 हो जाए, एंगल यदि 90 हो जाए तो वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात क्लियर है? यहां तो बात क्लियर है। तो वह पॉजिटिव नेगेटिव और 0 कब होगा समझा दिए, ठीक है, आगे चलते हैं। अब एनर्जी पाते हैं, एनर्जी क्या भैया, ठीक है। अब इसलिए बताओ तुम लोग क्या करते हो, खाना पूछते हो, खाना खाते हो, क्यों खाते हो, क्योंकि एनर्जी आए शरीर में, और एनर्जी आएगा, जितना एनर्जी रहेगा उतना काम करेंगे। इससे बोलेंगे अरे आओ मारपीट करो, नहीं सर एनर्जी नहीं है शरीर में, सब होता है ना सर। एनर्जी क्या है, एनर्जी कैपेसिटी बताएगा काम करने का, जिसमें पर जितना एनर्जी उसका कैपेसिटी, ठीक है। एनर्जी क्या बताता है, तो बोले कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या है, एनर्जी है। एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो जितना तुम्हारे पास एनर्जी होगा उतना ही तुम वर्क कर पाओगे, जितना एनर्जी होगा उतना ही वर्क कर पाओगे। क्लियर बात? चलो एनर्जी समझ में गया। अब यहाँ क्या लिखा है, 2 टाइप ऑफ एनर्जी, एनर्जी का 2 टाइप होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। इनके बोलते हैं गतिज ऊर्जा और अस्थिर ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा जो भी है, ठीक। यूनिट की बात करते हैं, इसमें यूनिट क्या होता है, इसका जूल होता है। यूनिट क्या होता है, जूल, जो वर्क एनर्जी होता है वही वर्क का जो यूनिट होता है वही एनर्जी का भी यूनिट होगा, क्या होगा, जूल। चलो ठीक। और ऐसा यूनिट क्या होता है, अर्थ होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, अर्थ होता है, ठीक। आगे चलो।
तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एग्जांपल समझाए तो वो काइनेटिक एनर्जी जो होता है हमेशा मोशन के कारण क्या होता है, किसके कारण होता है, मोशन के कारण। मोशन, यदि मोशन है किसी बॉडी में उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो एनर्जी क्या होगा तुम्हारा, काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये यहाँ से गिर गया तो ये यहाँ से गिर रहा तो मोशन है इसमें, तो मोशन है तो इसके पास क्या काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होता है, ये पोजीशन के कारण होता है, किसके कारण, पोजीशन। पोजीशन जैसे सपोज करो ये जो ये धरती है, ये क्या है, धरती है, ग्राउंड है, ग्राउंड से ये बॉल यहाँ पकड़ी हुई है, ये बॉल यहाँ पकड़ी हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक दौड़ पूरी है, कुछ यहाँ से आता दौड़ कुछ हाइट है, कुछ पोजीशन है। अब बोल यदि यहाँ पे होगा तो इसका अलग पोजीशन होगा, यदि बॉल यहाँ पर होगा तो इसका अलग पोजीशन होगा। बॉल जितना दूर होगा तुमसे ग्राउंड से, बॉल ग्राउंड से जितना दूर होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा होगा। पोटेंशियल एनर्जी किससे एसोसिएटेड है, पोजीशन से, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ग्राउंड से वो कितना ऊपर नीचे है, इससे क्या एसोसिएटेड है, पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किससे एसोसिएटेड है, मोशन से। तो उस किसी बॉडी में कितना मोशन है, वो यदि बहुत फास्ट चल रहा है तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, यदि कम फास्ट चल रहा है स्लो चल रहा है तो कम काइनेटिक एनर्जी होगा। बात समझ में आ रहा है, तो बॉडी फास्ट चल रहा है मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो बॉडी स्लो चल रहा है इसका काइनेटिक एनर्जी इसका कम है। अब यहाँ तो क्या हो रहा है, ये बॉडी यहाँ पे रुका हुआ है, दैट मीन इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, वो कितना होता है, तो यदि हाइट h है और इस बॉल का मास m है तो पोटेंशियल फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है, mgh। कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, mgh। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h क्या है हाइट, m क्या है मास, ठीक है। सपोज करो कि इस ये जो मास है ना ये 1 kg का बॉल है, मान लेते हैं ये कितना kg का बॉल है, 1 kg का बॉल है, और हाइट है यहाँ से मान लेते हैं क्या 10 मीटर, हाइट कितना है 10 मीटर, ठीक ये। तो अब यहाँ पे पुट करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 × 10 × 10 तो कितना हो गया 100 जूल। तो एनर्जी कितना हो गया 100 जूल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया इसका 100 जूल हो गया। अब देखो जैसे ये बॉडी है, यदि ये 10 मीटर का हाइट पे है यहाँ से और इसका मास 1 kg है, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कितना है 100 जूल है, लेकिन इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है, हम बोले काइनेटिक एनर्जी ऐसा एनर्जी है जो मोशन से एसोसिएटेड होता है। क्या इसमें मोशन है, नहीं, ये तो रुका हुआ है, इसका काइनेटिक एनर्जी इसका कितना है 0 है। लेकिन जैसे इसको छोड़े इसके पास क्या आ गया, जो मोशन आ गया, इसके पास क्या आ गया है मोशन। तो मोशन कहां से आया, मोशन मतलब काइनेटिक एनर्जी कहां से आया, जो पोटेंशियल एनर्जी था वही काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। तो जब इसको छोड़े तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मोशन हो रहा है, यहाँ पे मोशन। मोशन का मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। मोशन का मतलब काइनेटिक एनर्जी। ये आया कहां से भैया, ये आया है पोटेंशियल एनर्जी से। यहाँ लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर इनटू दी काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आया। तो बॉल में ये पकड़े हुए इसके पास क्या पोटेंशियल है, जैसे छोड़ देंगे तो पोटेंशियल चेंज करेगा किसमें, काइनेटिक में, और ग्राउंड पे जाएगा पोटेंशियल 0 हो जाएगा, काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक। तो जब भी बॉल को ऐसे छोड़ते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी अराइज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल के पोजीशन के कारण जो एनर्जी अराइज हो वो हो गया पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जो मोशन के कारण हो, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या है भैया, काइनेटिक एनर्जी वह एनर्जी है जो मोशन के साथ एसोसिएटेड हो। काइनेटिक एनर्जी इज द मेजर ऑफ द वर्क दैट ऑब्जेक्ट डज बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन, ठीक है। सिंपली लाइन इतना लेंथी है, तो लाइन को तुम समझने सिंपल समझो कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो मोशन के कारण अराइज हो। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो मोशन के कारण अराइज हो, ठीक है। बस वही घुमा कर वही लिखा हुआ है। सिंपल एक्टिविटी लाइक वॉकिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, फ्लोइंग इन्वॉल्व है तो काइनेटिक एनर्जी। कूद रहे हैं, जहां भी मोशन होगा, कूदना हुआ मोशन हो गया, दौड़ना हुआ मोशन हो गया, वॉकिंग हो गया मोशन हो गया, स्लीपिंग हो गया मोशन हो गया, जहां भी मोशन होगा वहां पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। इस क्लास से बाहर निकालो, क्लास से बाहर जाओ, क्लास से बाहर जाओ, हल्ला कर रहा है, क्लास होगा क्लास होगा क्लास होगा, बाहर निकलो, क्लास से बाहर निकलो, निकलो क्लास से बाहर। यहाँ पे आराम से सोफा सेट लगा सो रहा है, हम सो रहे थे तो सर क्लास नहीं लीजिएगा, क्लास नहीं लीजिएगा, क्लास नहीं लीजिएगा, और क्लास में सोता है, बता, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। v क्या है, v स्पीड है, v क्या है स्पीड। अब बताओ स्पीड मतलब क्या हो गया, जिसके पास मोशन होगा उसके पास स्पीड होगा ना। इसका मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी किससे एसोसिएटेड है, स्पीड से एसोसिएटेड है, ठीक है। स्पीड मतलब मोशन से एसोसिएटेड है, क्लियर यहां तक। m इज द मास और v इज द वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। m मास है, v क्या है वेलोसिटी या बोलो स्पीड,
चलो काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है किस पे, पोजीशन पे। किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ये बता दिए, फॉर्मूला इज दी mgh, ठीक। एंड फॉर्मूला क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का mgh। mgh का मतलब क्या हुआ, सपोज ये ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है, और इससे कुछ हाइट h पे एक बॉल रखा हुआ है। अब इस बॉल का जो इसका मास m है बॉल का, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा भैया, होगा m इंटू जी का वो नीचे आ रहा है ना, g और h, mgh, क्लियर है ऐसे। वेयर द m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड s इज द हाइट, ठीक है। जैसे देखो इसका माथा पर लगा चोट, तो माथा पर क्यों चोट लगा, क्योंकि यहाँ ऊपर में जब यहाँ पे ट्री पे था तो यहाँ पे उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी था। जब ये टूटा तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद इसको स्पीड मिल गया, और स्पीड से क्या मिल गया इसको, मोमेंटम। स्पीड से क्या मिल गया, मोमेंटम। स्पीड से क्या रिलेटेड है, मोमेंटम। और मोमेंटम से क्या रिलेटेड है, फोर्स। तो लग गया उसको चोट, लग गया उसको चोट। जहां फोर्स होगा वहां चोट लगेगा ना, सिंपल समझा। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। बात समझा। शुरू में इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ था, क्योंकि h हाइट पे था ये धरती से, तो उसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी था। वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी मतलब उसके पास क्या हो गया, स्पीड v हो गया। v एक्चुअली क्या है, v है, तो दैट मींस उसके पास मोमेंटम है। मोमेंटम है, दैट मींस उसके पास फोर्स है। फोर्स है तो लगेगा माथा में चोट। जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा मोमेंटम, उतना ज्यादा मोमेंटम उतना ज्यादा चोट, ठीक है। जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा मोमेंटम, जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, घुमा मार इसको, ये क्या है, जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा मोमेंटम, ठीक है। उतना ज्यादा मोमेंटम उतना ज्यादा फोर्स, क्लियर बात। जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा माथा में चोट, ठीक है। चलो ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या मतलब होता है, कंजर्वेशन का मतलब हम बताते हैं हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, जो समय के साथ चेंज ना हो। कंजर्वेशन का मतलब क्या हो, जो समय के साथ चेंज ना हो। यदि एनर्जी समय के साथ चेंज नहीं होता, दैट मींस वो बोलते हैं कंजर्वेशन। तो क्या कहता है कि इनिशियली जितना एनर्जी था बाद में उतना ही एनर्जी रहेगा। एनर्जी हमेशा सिस्टम का कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। पूरे यूनिवर्स में जितना एनर्जी पहले था, स्टार्टिंग ऑफ द बिग बैंग, बिग बैंग जब एक्सपेंशन हुआ था, जब यूनिवर्स बना था, उस समय जितना एनर्जी था, अभी जितना एनर्जी है, दोनों बराबर है। और आने वाला समय में जितना एनर्जी होगा वह भी उतना ही एनर्जी होगा जितना आज की एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, इसी बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हो गया, एनर्जी को नहीं बना सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जितना पहले था अभी भी उतना ही है, दैट मींस बीच में कोई बनाया नहीं एनर्जी। यही ना बात है भाई साहब, पहले 2 रोटी था, अभी भी 2 रोटी है, इसका मतलब कोई रोटी बनाया नहीं है। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब एनर्जी जितना पहले था अभी उतना ही है, दैट मींस एनर्जी को ना ही कोई क्रिएट कर सकता है, ना ही कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्योंकि यदि 2 रोटी पहले था, अभी भी 2 ही रोटी है, दैट मींस कोई रोटी खाया भी नहीं है, रोटी डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ है। तो वही बोल रहा है, एनर्जी को कभी भी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं किया जा सकता है। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। वो क्या हो सकता है, वही ट्रांसफर हो सकता है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। पहले था काइनेटिक एनर्जी, और देखा था काइनेटिक एनर्जी तो पहले तो याद है, बॉल था, बॉल के पास क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, काइनेटिक एनर्जी में हो गया था ना। तो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन एनर्जी अभी भी कितना है, सेम ही है। जितना पहले पोटेंशियल में था 100 जूल, लास्ट में जो काइनेटिक एनर्जी बचेगा उसमें भी 100 जूल ही बनेगा। बात समझ में आया। तो यही बात है। तो कुछ देखा है कि मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो गया मोशन एनर्जी में, ठीक है। और कुछ केमिकल एनर्जी, पेट्रोल वगैरह डालते हैं और गाड़ी चलने लगता है, तो पेट्रोल वगैरह क्या है, केमिकल रिएक्शन होता है, कंबशन होता है। तो केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मोशन मतलब काइनेटिक एनर्जी में हो जाता है। जैसे हम कोई अथी है, माइक्रोफोन है या क्या बोलते हैं, स्पीकर है, हेलो 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 माइक टेस्टिंग करते हैं, क्या बोलते हैं, साउंड एनर्जी को डालते हैं, वो चेंज किसमें करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। स्पीकर है, स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज साउंड एनर्जी में चेंज कर देता है। बात समझ में आ रहा है। सिर्फ एनर्जी का कन्वर्जन होता है, एनर्जी, ठीक है। चलो अब चलते हैं पावर। तो पावर क्या भैया, तो पावर को डिफाइन किया रेट ऑफ डूइंग वर्क। बोलते हैं मेरे पास बहुत पावर है, मतलब क्या है कि 1 घंटे में हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। प्रति घंटा जो सबसे ज्यादा काम करेगा उससे ज्यादा पावर होगा। तो वर्क क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, समय के साथ किया गया काम। किसी पर्टिकुलर पर यूनिट टाइम में कितना काम कर लोगे वही तुम्हारा पावर है। क्या बोल रहे हैं, पावर, पावर हमारा क्या है, पर यूनिट टाइम, टाइम में पर यूनिट टाइम कितना तुम क्या कर लोगे, काम कर लोगे। तो पावर वर्क बटा टाइम हो जाएगा, ठीक। तो पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम।
इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। वर्क क्या है बेसिकली? वर्क क्या है बेसिकली? एनर्जी ही तो है। हम क्या बताए थे? वर्क, जितना तेरे पास एनर्जी डिफिनेशन क्या था? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, दैट मींस एनर्जी इक्वल्स टू वर्क। जितना तेरे पास एनर्जी उतना ही वर्क होगा, जितना वर्क हो रहा है उतना एनर्जी होता तुम्हारे पास। इसका मतलब पर यूनिट टाइम, एक मिनट पर यूनिट टाइम मतलब क्या होगा? एक घंटा में कितना एनर्जी तुम खपत कर दे रहे हो, वही तुम्हारा क्या है? पावर है। तो कोई इंसान, कोई मशीन ज्यादा पावर खत्म कर रहा है एक घंटा में, कोई कम पावर खत्म कर रहा है, तो वो उसका पावर हो जाएगा। ठीक है, जिसे बोलते हैं 8 हॉर्स पावर है। उसका मतलब क्या है कि वो तो प्रति घंटा या प्रति घंटा 8 हॉर्स पावर यूनिट, हॉर्स, ठीक है, पावर यूनिट खत्म करता है। एचपी होता है ना, हॉर्स पावर, पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, वो देख लेते हैं। तो वह यहां पे डब्ल्यू क्या, वर्क है, टी क्या है, टाइम है। चलो, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? वाट होता है। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क वाट या जूल सेकंड बोलो। जैसे वर्क इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी, पावर इक्वल टू क्या हो गया? वर्क बाय टाइम। वर्क क्या होता है? वर्क का एनर्जी बताओ, जूल। टाइम का एनर्जी बताओ, सेकेंड। तो जूल पर सेकंड क्या हो जाएगा? पावर। और पावर का कितना होता है? वाट। पावर का क्या होता है? यूनिट वाट होता है। तो वाट, तो वाट क्या हो गया? जूल पर सेकंड। मतलब एक जूल यदि एक सेकंड में खर्चा करोगे तो कितना पावर होगा? 1 वाट पावर होगा। एक जूल यदि एक सेकंड में खर्चा करो कितना पावर होगा? 1 वाट पावर होगा। तो पावर ही हो गया। 1 वाट का मतलब क्या होगा? 1 जूल, यहां गलती लिखा हुआ है, ठीक है। 1 किलो वाट पावर का मतलब होगा 10 पावर 3 वाट, ठीक है। मतलब 1000 वाट हुआ। इसका मतलब कितना वाट हुआ? 1000 वाट, ठीक। 1 किलो वाट, 1 मेगावाट, एमडब्ल्यू क्या है? मेगा। मेगा पर बराबर होगा 10 पावर 6 वाट, ठीक है। मतलब कितना सुनना होगा? 1 2 3 4 5 6 सुनना, इतना वाट, ठीक। 1 हॉर्स पावर मतलब 746 वाट, कि कितना देखो, 746 जूल पर सेकंड काम करेगा। 746 जूल पर सेकंड काम करेगा, तो 1 हॉर्स पावर कहेंगे उसको, ठीक है। अब यहां पे देखो हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पे जो पावर इक्वल टू एक डिफिनेशन बताएं, वर्क, वर्क मतलब एनर्जी, वर्क मतलब एनर्जी बटा टाइम। तो अब जो एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया? पावर इनटू टाइम हो गया। पावर को दे देंगे 1 वाट, पावर को क्या दे देंगे? 1 वाट, और समय हो गया 1 सेकेंड, तो एनर्जी क्या होगा? 1 जूल होगा। तो वही लिखा हुआ है यहां पे। 1 जूल एनर्जी का मतलब होता है 1 वाट। एक मशीन जो है, जो पावर है एक मशीन का, 1 सेकेंड में कितना वाट है? 1 वाट है। वो एनर्जी कितना, इसमें एनर्जी का कंजप्शन कितना है? 1 जूल है। एनर्जी का कंजप्शन 1 जूल का मतलब हो गया कि मशीन 1 वाट का पावर 1 सेकंड में रिलीज कर रही है, मतलब रिलीज नहीं कर रही है, एक उस एनर्जी का पावर, उस मशीन का पावर 1 वाट है, कितना? 1 सेकंड में। इसका मतलब हो गया वो कितना एनर्जी है? जूल है, बस। यहाँ पे भी देखो वाट, ये वाट हो गया, वाट हो गया, यहाँ आवर बन गया, तो इसे गुना करोगे यदि आवर से 36 से 2 कितना हो गया? एनर्जी है, क्या यूनिट है? ये सब यूनिट किसका है? एनर्जी का यूनिट है। किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है। इसलिए सब तरह तो जूल लगा हुआ है, जूल जूल जूल, ठीक है। 1 वाट आवर मतलब 1 जूल, 1 वाट सेकंड 1 जूल, 1 वाट आवर 3600 जूल, 1 किलो वाट आवर हो गया 3.3 10 पावर, ये हो गया 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, ठीक है। इसी को बोलते हैं 1 यूनिट बोलते हैं। ये 1 किलो वाट आवर क्या बोलते हैं? 1 यूनिट बोलते हैं ना। कितना बिजली बिल खर्च हुआ? बोलते 1 यूनिट खर्चा हो गया 1 दिन में। इसका मतलब हो गया इतना जूल एनर्जी खर्चा हुआ है। 3.6 इंटू 10, ये कन्वर्ट कर सकते हो, तुम निकाल सकते हो। ये क्या? 1 किलो वाट आवर। तो देखो किलो वाट कितना है? किलो वाट हो गया 10 पावर 6, 3 हो गया वाट, 10 पावर 3 वाट हुआ ना। और इसको सेकंड में चेंज करो, आवर को, 3600 हो जाएगा ना, 3600 सेकंड। तो हो गया कितना? वाट सेकंड क्या बोलते हैं? 1 जूल बोलते हैं। वाट सेकंड क्या बोलते हैं? 1 जूल बोलते हैं। तो कितना हो गया यहाँ पे? तो 3600, इसको इधर 3 पॉइंट लगाएंगे, दो, यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद कितना सुना है? 3, और यहाँ पे 3, 10 पावर 6, और वाट सेकेंड, वाट सेकेंड है, तो 3.6 इंटू 10 पावर 6 वाट सेकेंड को क्या बोलते हैं? जूल, ठीक है। नहीं आया तो याद कर लो, इतना होता है, बस याद कर लो, ठीक, इसको याद कर लो, वाट आवर में ही होता है। चलो आज के लिए, मतलब इस टॉपिक के लिए थैंक यू।